Hello everyone, welcome to Elite Link Online. In the last video we had seen resistivity क्या होता है और factors affecting resistance, जो चार factors हमने discuss किए थे, material, length, area जिसको हम thickness भी कह सकते हैं और temperature, and then we also saw resistivity का reciprocal, that is conductivity, and resistance का reciprocal तो already हमने पहले discuss किया हुआ है. तो अभी हम discuss करते हैं कि जब suppose किसी एक वायर के लिए हम किसी वायर का जब लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो ऑफ कोर्स उसका एरिया कम होता है. बिकॉज सपोज इफ आई हैव अ वायर और मैं उसको स्ट्रेच करता हूं, तो जब मैं उसको स्ट्रेच कर रहा हूं तो ऑफ कोर्स उसका लेंथ तो बढ़ते जा रहा है, बट लेंथ इज इंक्रीजिंग एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स एरिया. मतलब फॉर अ गिवन मटीरियल एट अ गिवन टेम्परेचर, जो वायर है, अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूं तो अगर वो पहले थिक है तो स्ट्रेच करने के बाद वो पतला होते जाएगा और लंबा होते जाएगा. मतलब अगर हम लेंथ इंक्रीज करेंगे तो एरिया कम होते जाएगा, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो एप्लीकेबल. अगर हम लेंथ को छोटा करते हैं, लेंथ को कम करते हैं, तो ऑफकोर्स एरिया बढ़ेगा. तो इनमें रिलेशन कुछ इस तरीके से होता है. अगर सपोज मैं पहले जितना भी लेंथ है वायर का, इफ दिस इज दैट वायर, ऑलराइट, अगर मैं इसको डबल कर दूं, इफ आई पुल इट, तो क्या होगा, इसका लेंथ डबल कर रहा हूं मैं. तो जब लेंथ डबल होगा तो इसका एरिया हाफ हो जाएगा, बिकॉज ये डबल तो हो जाएगा, इसका लेंथ बढ़ेगा लेकिन पतला भी होता जाएगा. सो इट विल बिकम समवॉट लाइक दिस. ठीक है, तो अगर हम इस वायर को स्ट्रेच करते हैं तो मैं इसका लेंथ अगर डबल कर दूं तो ये डबल तो हो गया, बट इसका एरिया जो पहले ज्यादा था अब कम हो गया. तो इसका मतलब है अगर सपोज मैं लेंथ को 2 टाइम बढ़ा रहा हूं तो जो एरिया रहेगा इट विल बी डिवाइड बाई 2, आधा हो जाएगा. ठीक है, लेंथ अगर मैंने थ्राइस किया, लेंथ को 3 टाइम्स बढ़ाया तो एरिया 3 टाइम्स कम हो जाएगा. अगर लेंथ को 10 टाइम्स बढ़ाया तो एरिया 10 टाइम्स कम हो जाएगा. लेंथ को 50 टाइम्स बढ़ाया तो एरिया 50 टाइम्स कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो. अगर मतलब सपोज मैं क्या कर रहा हूं, मैं लेंथ को हाफ कर देता हूं, तो लेंथ को हाफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो वायर है इसको मैं फोल्ड कर दूंगा आधे में. ठीक है, ये जो वायर है इसको अगर मैं हाफ में फोल्ड कर दूं तो उसका लेंथ हाफ हो जाएगा. तो इट विल बिकम समवॉट लाइक दिस. तो कुछ ऐसा हो जाएगा. अगर मैं इतने पार्ट को इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप कर देता हूं तो इसका लेंथ हाफ हो गया और एरिया डबल हो गया. तो ये याद रखना है, अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो एरिया कम होगा, अगर हम लेंथ कम करेंगे तो एरिया बढ़ेगा, एंड द फैक्टर विल रिमेन सेम. इफ लेंथ इज डिक्रीज्ड ट्वाइस, एरिया विल बी इंक्रीजिंग बाय 2. ठीक है, 2 के फैक्टर से बढ़ेगा. अगर लेंथ को हम 5 गुना कम कर रहे हैं तो एरिया 5 गुना बढ़ेगा, अगर लेंथ को 10 गुना कम कर रहे हैं तो एरिया 10 गुना बढ़ेगा. तो याद रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. फॉर अ गिवन वायर, उसी वायर के लिए लेंथ बढ़ेगा तो एरिया कम होगा, एरिया बढ़ेगा तो लेंथ कम होगा. ऑलराइट, नाउ सो दिस इज व्हाट वी नीडेड टू डिस्कस, बिकॉज ये सब न्यूमेरिकल्स में काम आएगा. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, जो कि ऑफ कोर्स हमको पता ही है, एंड विल डिस्कस दैट अगेन. कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. ठीक है, द सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम और करंट फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स. इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो नहीं हो सकता है. द सब्सटेंसेस व्हिच डोंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर जो कंडक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे रहे हैं तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होगा. कंडक्टर्स का मतलब ये नहीं होता कि जब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो उसका रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, कंडक्टर्स का भी रेजिस्टेंस होता है. सो हम ऐसा कह सकते हैं कंडक्टर्स वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है. इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है कि इलेक्ट्रॉन्स cannot even move, cannot even flow, और जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है that is negligible. So कंडक्टर्स में हम ये पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं, the substances which have very low electrical resistance are called conductors. The substances which have infinitely high, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं इंसुलेटर्स. कंडक्टर का एग्जांपल होता है मोस्टली सारे मेटल्स. देन मतलब इफ आई हैव टू नेम सम, इट विल बी सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, फिर लेड,
एंड ऑफ कोर्स सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन हम सिल्वर यूज नहीं करते बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज वेरी कॉस्टली। तो हम जो मटेरियल यूज करते हैं टू मेक वायर्स, दैट इज कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम भी हो सकता है। एंड इंसुलेटर का एग्जांपल वुड बी वुड, रबर, ग्लास, माइका, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स हैं। तो ये याद रखना है, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा वो कंडक्टर, जिनके थ्रू नहीं होगा इंसुलेटर। कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। एंड देन यू कैन लिस्ट सम एग्जांपल्स। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक इज चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर मतलब हम अलग अलग एप्लीकेशन देखेंगे और कहां पर किस टाइप का वायर यूज किया जाता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उस वायर के, दैट विल डिस्कस। तो हम पहले डिस्कस करते हैं जो ट्रांसमिशन वायर्स होते हैं, मतलब द वायर्स विच आर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पावर स्टेशन टू द सब स्टेशंस एंड इवेंचुअली टू अस। तो जो वायर्स होते हैं, जो केबल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो जो वायर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस शुड बी एज लो एज पॉसिबल। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना बेटर है। नेग्लिजिबल हो तो बेस्ट है, मतलब ना के बराबर ही होना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि करंट पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। अगर रेजिस्टेंस बहुत ही कम है तो करंट पे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। इसके अलावा हीट प्रोड्यूस नहीं होगा, हीट लॉस जो हम कहते हैं, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आयन से कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने पे जितना काइनेटिक एनर्जी उनका कम हुआ, दैट कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी। तो अगर उस वायर का रेजिस्टेंस कम है तो पहली बात तो करंट को कुछ इफेक्ट नहीं होगा, करंट कैन इजीली मूव एंड विद दैट सेम वैल्यू। और अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है तो हीट लॉस भी जो होगा वो भी कम होगा। तो जो ट्रांसमिशन के लिए हम वायर्स चाहते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि इट शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस और नेग्लिजिबल, सो दैट इट डजंट अफेक्ट करंट एंड हीटिंग लॉस इज एब्सोल्युटली मिनिमाइज्ड। ठीक है, तो ये पहला एप्लीकेशन है। देन द नेक्स्ट वन इज, तो पहला हमने डिस्कस किया ट्रांसमिशन वायर्स। दूसरा स्टैंडर्ड वायर्स या स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स बोल सकते हैं, जो नॉर्मली रेजिस्टर्स हम यूज करते हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस इज वेरी सिंपल। रेजिस्टर वो चीज होता है, दैट फिजिकल एलिमेंट और द डिवाइस व्हिच वी कनेक्ट इन द सर्किट। तो जो हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं वो रेजिस्टर होता है, और इसका जो प्रॉपर्टी है करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करने का, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, सो द डिवाइस और द थिंग व्हिच वी कनेक्ट इन द सर्किट, उसको रेजिस्टर बोलेंगे, TOR, रेजिस्टर। और इसका जो प्रॉपर्टी है, रेजिस्टर का जो प्रॉपर्टी है करंट को रोकने का, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो वी डोंट यूजुअली से रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, 20 ओम, 40 ओम। इवेंचुअली जो काम आ रहा है दैट वो तो है रेजिस्टेंस ही, तो हम डायरेक्टली रेजिस्टेंस ही बोल सकते हैं। बट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए। अब स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स कुछ इस तरह होने चाहिए कि अगर सपोज सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, हमने जो ओम्स लॉ में डिस्कस किया 4 फैक्टर, लेंथ, एरिया, मटेरियल एंड टेम्परेचर। अब आजू बाजू का जो टेम्परेचर है वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, दैट कुड गो अप एंड डाउन बिकॉज दैट ऑफ कोर्स इज नॉट इन आवर कंट्रोल। तो अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है और उस टेम्परेचर के चेंज की वजह से अगर मेरे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं। तो मैं तो चाहूंगा कि मेरा रेजिस्टर कुछ ऐसा हो कि टेम्परेचर कम ज्यादा भी हो तो इसमें ज्यादा फर्क ना पड़े। तो इसलिए जो हम रेजिस्टर्स बनाते हैं, जो स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में, वो होते हैं एलॉयज के। एलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटिन, मैंगनीन, बिकॉज इनका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। तो आजू बाजू का अगर टेम्परेचर कुछ डिग्री से बढ़ भी रहा है या कम भी हो रहा है तो ये रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो टेम्परेचर से तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो दैट इज व्हाट वी वांट, कि जब हम स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स यूज करते हैं वी यूजुअली मेक देम ऑफ एलॉयज so that temperature doesn't impact their resistance much. ठीक है, तो ये सेकंड एप्लीकेशन है। then now moving ahead is the fuse. ठीक है, अब फ्यूज हम और डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 में, हाउस होल्ड सर्किट्स में। यहां पर बस इसका इस जो फ्यूज है उसका वायर कैसा होना चाहिए उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। सो आई जस्ट इलैबोरेट इट अ बिट ताकि तुमको समझे क्या मतलब होता है। फ्यूज का काम ये होता है कि हमारे सर्किट में जितना करंट हम चाहते हैं उतना करंट को वो फ्लो होने देता है। अगर सपोज उससे ज्यादा करंट आ रहा है
और अगर ज्यादा करंट हमारे सर्किट में गया, हमारे डिवाइसेस अप्लायंसेस में गया, तो हमारे अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं, जल सकते हैं, आग लग सकती है। तो ये पक्का करने के लिए कि ज्यादा करंट हमारे सर्किट में ना जाए, हम फ्यूज को कनेक्ट करते हैं। फ्यूज का काम होता है एक परमिसिबल वैल्यू ऑफ करंट को ही फ्लो होने देना, मतलब एक लिमिटेड वैल्यू तक हम उसको बता के रखते हैं कि इतना करंट अंदर जाना चाहिए, इससे ज्यादा हुआ देन यू आर सपोज टू स्टॉप दैट करंट। ठीक है, तो कैसा होता है कि ये वाला जो वायर है उसको बोलते हैं लाइव वायर। ये सब चैप्टर नंबर 9 में डिटेल में समझेगा, अभी बस तुमको सुनना है और बस रीड करना है टेक्स्ट बुक में से, नथिंग मोर देन दैट। तो ये लाइव वायर है, लाइव वायर करंट लेकर आता है। ठीक है, और यहां पे मैंने कनेक्ट कर दिया है फ्यूज। सो दिस इज फ्यूज का वायर एंड दिस इज ऑफ कोर्स लाइव वायर है, और यहाँ पे हमारा जो पूरा नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, जो हमारा पूरा सर्किट है वो है। और ये वाला वायर है न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर करंट लेकर जाता है एंड दिस वायर इज अर्थ वायर, अर्थिंग प्रोवाइड करता है ताकि कभी शॉर्ट सर्किटिंग ना हो और ओवरलोडिंग से आग ना लग जाए। तो वो चीज को प्रिवेंट करने के लिए वी हैव दिस थर्ड वायर कॉल्ड अर्थ वायर। ठीक है, ये सबका डिटेल्ड काम, इनके कलर, इंसुलेशन का सब चैप्टर 9 में समझेगा। तो अभी हमको पढ़ना है ये फ्यूज। ठीक है, दिस इज द फ्यूज कनेक्टेड हियर। ठीक है, सपोज ये जो इलेक्ट्रिकल हमारा सर्किट है, इसको चाहिए 20 एम्पियर तक का करंट। ठीक है, इट नीड्स 20 एम्पियर करंट टू फ्लो थ्रू इट सो दैट द डिवाइसेस एंड द अप्लायंसेस इन दैट सर्किट, इन दैट नेटवर्क कैन वर्क प्रॉपरली। ठीक है, तो हमको 20 एम्पियर तक का करंट चलेगा, 20 एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, या आई विल डिक्रीज द वैल्यू, विल कीप इट 10। 10 एम्पियर का करंट हमको चाहिए। ठीक है, 10 से कम रहा चलेगा, 10 तक मैक्सिमम है। 10 से ज्यादा हुआ तो अंदर ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा या अंदर फ्लो हुआ तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकता है, आग लग सकती है एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए हम ना सर्किट में कनेक्ट करते हैं एक फ्यूज। अब फ्यूज का ये जो वायर है, मतलब ये लाइव वायर है, ये फ्यूज जो है वो ब्रिज जैसा एक्ट करता है, मतलब दो प्लेसेस को कनेक्ट करता है। सपोज दिस इज प्लेस ए एंड दिस इज प्लेस बी, तो इनके ऊपर जो ब्रिज रहेगा दैट विल एनेबल द पर्सन टू वॉक फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, अब ये जो फ्यूज है दैट एक्ट्स एज अ ब्रिज, एक वॉचमैन जैसा, एक कीपर जैसा एक्ट करता है। ठीक है, तो अगर सपोज 10 एम्पियर या उससे कम का करंट फ्लो हो रहा है तो ऑफ कोर्स ये फ्यूज जब करंट पास होगा लाइव वायर से, फ्यूज के वायर से भी पास होगा और यहां से होते हुए अंदर जाएगा। ये जो फ्यूज का वायर होता है ये अलग मटेरियल का होता है, बिकॉज यहां पर जो लाइव वायर हमने रखा है ये कॉपर का है, जो नॉर्मली कंडक्टर है हम उसका ही यूज करते हैं। ये जो फ्यूज वायर है दैट इज यूजुअली मेड ऑफ लेड एंड टिन। तो लेड और टिन का एलॉय बनाते हैं और उसका बना होता है वो फ्यूज वायर। ठीक है, तो फ्यूज वायर ऑर्डिनरी कॉपर वायर नहीं होता है, लेड और टिन के एलॉय का वायर होता है। तो अब क्या होता है ना कि सपोज 10 एम्पियर तक करंट फ्लो हो रहा है तो एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अगर 10 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो हुआ तो अगर 10 एम्पियर से ज्यादा करंट अंदर गया तो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो उस केस में फ्यूज का काम होता है कि ज्यादा करंट को अंदर फ्लो होने नहीं देना है। ठीक है, तो ज्यादा फ्लो होने नहीं देना है मतलब ये फ्यूज का जो वायर है ये जल जाना चाहिए। ये कब जलेगा? जब ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ज्यादा हीट कब प्रोड्यूस होगा? जब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जो फ्यूज का वायर है, हम सपोज यहां पे फ्यूज कनेक्ट करेंगे 10 एम्पियर का, बिकॉज 10 एम्पियर तक का इट इज फाइन। ये जो फ्यूज का वायर है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। ये फ्यूज का वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा मतलब इस वायर के अंदर, फ्यूज के वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आयन से ज्यादा कोलाइड करेंगे, इनका काइनेटिक एनर्जी हीट में ज्यादा कन्वर्ट होगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, तो फ्यूज का वायर जल जाएगा। ठीक है, तो इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस एंड इट शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है जल्दी मेल्ट हो जाना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वायर विल मेल्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हीट तो बहुत प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन इसको मेल्ट होने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर अटेन करना पड़ रहा है, तो कुछ फायदा नहीं है फिर। क्योंकि अगर सपोज हीट प्रोड्यूस भी हो रहा है और ये जल्दी मेल्ट नहीं हो रहा है तो करंट अंदर धीरे धीरे जाएगा, और अंदर जाएगा तो इधर मालूम पड़ा कुछ नहीं जला और इधर सब कुछ जल गया, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। तो इसका हाई रेजिस्टेंस विल इंश्योर कि हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो जल्दी जल जाए, इसलिए हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कम रखते हैं। तो जो लेड और टिन का अलॉय का वायर बना है, जो फ्यूज वायर, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ताकि जब कभी एक्सेस करंट फ्लो हो तो दिस वायर शुड बर्न एंड इट ब्लोज ऑफ। ब्लोज ऑफ बोलते हैं ना, फ्यूज उड़ गया। तो फ्यूज उड़ गया का मतलब यही होता है कि ये जो वायर है ये जल गया है।
अब ये जल गया तो मतलब इसको रिप्लेस करके नया वायर लगाना पड़ता है और फिर एवरीथिंग कम्स बैक टू नॉर्मल। ये फ्यूज तो थोड़ा पुराने जमाने का हो गया, अब इसका काम सेम करता है एमसीबी, जो ट्रिपर होता है हमारे घर पे, अप एंड डाउन उसको बस ऊपर करना होता है। तो जो फ्यूज काम करता है वही सेम ट्रिपर भी करता है, वो सब हम चैप्टर 9 में डिस्कस करेंगे। इधर हमको ये डिस्कस करना है कि जो फ्यूज का वायर है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट कम, ताकि ये एक्सेस करंट फ्लो होने पे जल जाए और अंदर के पूरे नेटवर्क को, डिवाइस और अप्लायंसेस को बचा के रखे। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड फ्यूज वायर। देन विल डिस्कस द फोर्थ वन। Fourth one is filament of bulb. फिलामेंट ऑफ बल्ब, जो नॉर्मल हम इनकैंडेसेंट बल्ब की बात करते हैं, इनकैंडेसेंट का मतलब होता है वो चीज जो हीट प्रोड्यूस होने के बाद लाइट एमिट करता है। तो इफ यू नो, जो नॉर्मल बल्ब्स हम यूज करते हैं उसके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट होता है। वो टंगस्टन के फिलामेंट से जब हम करंट पास करवाते हैं, तो टंगस्टन के फिलामेंट से जब करंट पास होता है तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होने के बाद वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाने की वजह से लाइट एमिट करने लगता है। तो ऐसे चीज जो गर्म होने के बाद लाइट एमिट करते हैं उनको बोलते हैं इनकैंडेसेंट। ठीक है, तो ये जो टंगस्टन का फिलामेंट है इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए हाई। तुमको एकदम सिंपल चीज याद रखना है, जहां पर हम चाहते हैं हीट प्रोड्यूस हो, कोई भी डिवाइस, कोई भी अप्लायंस, कोई भी चीज जहां हम चाहते हैं कि हीट प्रोड्यूस हो, वेयर हीट इज डिजायरेबल, जहां हम चाहते हैं तो वहां रेजिस्टेंस होना चाहिए ज्यादा। जहां हम हीट नहीं चाहते हैं वहां हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए कम। जैसे यहां पर ट्रांसमिशन वायर्स में वी डिड नॉट वांट हीट टू बी प्रोड्यूस, बिकॉज अगर हीट प्रोड्यूस होगा तो बहुत ज्यादा हीट लॉस होगा, तो वहां रेजिस्टेंस कम होना चाहिए बिकॉज हम हीट नहीं चाहते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट वाला है फिलामेंट ऑफ बल्ब, इसमें तो टंगस्टन का फिलामेंट तब लाइट एमिट करेगा जब वो गर्म हो जाएगा। तो गर्म होने के लिए हीट प्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है, और हीट प्रोड्यूस होने के लिए रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो जो हम फिलामेंट ऑफ बल्ब, जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर पाता है, और ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने की वजह से वो लाइट एमिट करता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ तो फिलामेंट जल गया। तो ये जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है, इट इज अराउंड 3300 डिग्री सेल्सियस। तो 3300 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट, इतना टेम्परेचर पहुंचेगा तब वो जाके मेल्ट होगा। तो उतना हीट प्रोड्यूस नहीं होता है। 2500 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस तक हीट प्रोड्यूस होकर लाइट एमिट करने लगता है। सो जो बल्ब का फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए हाई, ताकि ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो, और ऑफ कोर्स मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है टंगस्टन का, so that is an added advantage. And the fifth one is the coil of heating devices. कॉइल ऑफ हीटिंग डिवाइसेस मतलब, जैसे हीटिंग डिवाइस मतलब जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं ऑफ कोर्स, एंड वी वांट हीट टू बी प्रोड्यूस्ड, लाइक गीजर हो गया, हीटर है, आयन है, टोस्टर है, तो ये सब चीज में हम चाहते हैं कि हीट प्रोड्यूस हो। तो ये जितने भी हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, इनका जो कॉइल होता है, द मेन हीटिंग एलिमेंट, जो मेन हीटिंग वाला पार्ट होता है, वो बना होता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम इज एन अलॉय, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। क्यों? हम चाहते हैं हीट प्रोड्यूस हो, तो जब इस नाइक्रोम कॉइल से करंट पास होता है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता ही है इनका, मतलब बहुत ज्यादा कोलिजन हो रहा होता है। बहुत ज्यादा कोलिजन होने से plenty of kinetic energy of the electrons converts into heat energy, और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, एंड दैट इज व्हाट वी वांट, कि ये सारे डिवाइसेस में, हीटर हो गया, गीजर है और टोस्टर है, आयन है, इनमें हीट प्रोड्यूस होना चाहिए। सो जो नाइक्रोम का कॉइल हम यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, देन इट इज गुड फॉर अस। ठीक है, सो हमने 5 चीजें देखी कि रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, यहाँ पर शुड नॉट चेंज, इसलिए हम एलॉयज यूज करते हैं, कॉन्स्टेंटिन एंड मैंगनीन। यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए ताकि जल जाए, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए ताकि हीट प्रोड्यूस हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए ताकि हीट प्रोड्यूस हो। ठीक है, सो दिस इज द दिस वाज द टॉपिक। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है पार्ट ए का, दैट इज सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स नाम से पता चलता है, सुपर कंडक्टर्स मतलब कंडक्टर्स तो हैं ये, बट एकदम ही हाई लेवल के हैं। ठीक है, अब कंडक्टर्स होते हैं वो जिनका रेजिस्टेंस काफी कम होता है। सुपर कंडक्टर्स वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस होता है 0। ठीक है,
तो ऐसा देखा गया है कि कुछ सब्सटेंसेस, किसी जो भी हम एक सब्सटेंस की बात करेंगे, अगर उस सब्सटेंस का हम टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो एज वी कीप ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, जो उस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस है ना वो भी कम होने लगता है। जितना हम टेम्परेचर कम करते जाते हैं रेजिस्टेंस कम होते जाता है, कम होते जाता है। फाइनली व्हेन वी अप्रोच द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 केल्विन, ठीक है। 0 केल्विन होता है -273 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम टेम्परेचर बहुत कम करते जाते हैं, मतलब दिस इज -273, मतलब सोच के भी बाहर है, इतना ज्यादा ठंडा, मतलब इतना कम टेम्परेचर पे जब हम इस रेंज की तरफ पहुंचते हैं, नॉट एग्जैक्टली एट दिस, इस टेम्परेचर के क्लोज पहुंचते हैं, तब सब्सटेंसेस का रेजिस्टेंस जीरो होने लगता है। जीरो होने लगता है इसका मतलब यह है कि अगर एक बार उन सब्सटेंसेस में से इस टेम्परेचर के अराउंड अगर करंट पास किया गया, तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस हटा भी दूं तब भी करंट उसमें फ्लो होता ही रहेगा। मतलब द करंट वोंट स्टॉप बिकॉज कोई चीज है ही नहीं रेजिस्ट करने को। तो अगर हम सब्सटेंसेस का टेम्परेचर कम करते करते अराउंड इस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के पास पहुंच जाए, तो उस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, रेजिस्टेंस बिकम जीरो, मतलब देयर इज नथिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट। तो उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस हटा भी दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं भी अप्लाई करोगे, करंट तो फॉरएवर फ्लो होता ही रहेगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मर्क्यूरी बिलो 4.2 Kelvin, then lead below 7.25 Kelvin, and niobium below 9.2 Kelvin, ठीक है। ये सारे मटेरियल्स वो हैं कि अगर इस टेम्परेचर के नीचे, अभी 4.2 केल्विन, ये 0 केल्विन इतना है, 4.2 केल्विन मतलब अराउंड -268.8 डिग्री सेल्सियस। तो -269 ले लेते हैं, -269 डिग्री, -264 डिग्री, माइनस दिस वाज -264 नहीं, -266 आएगा, ये -264। तो -264, -266, -269 डिग्री पे जाके ये सब्सटेंसेस सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करते हैं। मतलब इस टेम्परेचर पे जाने के बाद उनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि हम चाहते हैं कि हमको अगर सुपर कंडक्टर बनाना है तो 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री पे होगा नहीं, -265 डिग्री, बियॉन्ड इमेजिनेशन, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ये। सो ऑफ कोर्स जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं दुनिया भर के, वो इस कोशिश में ही लगे हुए हैं कि कुछ ऐसा सब्सटेंस मिले जो ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कम हो जाए, ठीक है। रेजिस्टेंस कम हो जाए तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा कुछ अच्छा हो सकता है। सुपर कंडक्टर का डेफिनेशन ऐसा कुछ होता है कि द सब्सटेंसेस विच हैव जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है, जीरो रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर, तो हम लो टेम्परेचर पे ही ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे तो इनका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। तो इससे फायदा ये होगा कि डेटा ट्रांसमिशन हो गया, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, जो हम नॉर्मली बात करते हैं एमबीपीएस और जीबीपीएस बहुत ज्यादा हो सकता है, इंटरनेट का स्पीड बढ़ जाएगा। डिवाइसेस के साइज स्मॉल हो सकते हैं, जो कंप्यूटर है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, डिवाइसेस है, उनका साइज छोटा हो सकता है, बिकॉज हमको ज्यादा करंट पास करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आजकल डिवाइसेस बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो विल हैव टू कीप ऑल दैट थिंग इन माइंड। लेकिन अगर सपोज इतना कुछ ऐसा मटेरियल मिल गया जिसका रेजिस्टेंस जीरो है, तो डिवाइसेस के साइज छोटे हो सकते हैं, एनर्जी ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन फास्ट हो जाएगा, डेटा ट्रांसमिशन फास्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा सुधर जाएगा। तो ये सब चीज पॉसिबल होगा तब जब कुछ ऐसा मटेरियल मिले जिसका रेजिस्टेंस रूम टेम्परेचर पे जीरो हो जाए, बट अभी तक वैसा कुछ मिला नहीं है। सो वी कैन कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा मिल पाए, जल्दी मिल जाए, सो दैट वी कैन इवन एंजॉय दैट द पर्क्स ऑफ हैविंग सुपर कंडक्टर अराउंड अस। ऑलराइट, सो ये सब था थियरी टॉपिक फॉर पार्ट ए। अभी हम जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं, and after writing formula we'll of course start the numericals in the next video. So I'll write down the formula, you can pause the video and copy it.
and you can write this point. maybe ये formula नहीं है, this is more of a point to remember. Q is equals to N into E minus Q by T. So maybe 6th में लिख सकते हो ऐसे. Okay, so this is Q is charge, N into E. N is number of electrons, E is charge on an electron. फिर next है current का formula, I is equals to Q upon T. This is current, this is charge, this is time. The next is potential या potential difference बोल सकते हैं of course. This is potential difference, this is work, this is charge. The next one is Ohm's law का formula है, V is equals to IR. V is potential difference, I is current, R is resistance. And fifth one is R equal to rho L by A. R is resistance, rho is resistivity. रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल पे, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टिविटी ही होगा. और अगर दो वायर हैं जिनका मटेरियल सेम है तो इनका रो का वैल्यू सेम रहेगा. ठीक है, तो इफ द टू वायर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड डिफरेंट एरिया बट ऑफ द सेम मटेरियल, तो दो वायर हैं अलग अलग लेंथ के हैं अलग अलग एरिया के हैं, तो उनका रेजिस्टेंस अलग हो सकता है लेकिन उनका रेजिस्टिविटी सेम रहेगा बिकॉज उनका मटेरियल सेम है. एंड स्मॉल ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ऑल्सो यू कैन ऐड कि a को हम लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर वेयर r इज द रेडियस. ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन में डायरेक्टली एरिया नहीं दिया है, एरिया नहीं पूछा है, इन टर्म्स ऑफ रेडियस है, तो ऑफ कोर्स a की जगह पाई और r स्क्वायर डालना है. वेयर r इज रेडियस, यू कैन इंक्लूड दिस हियर, वेयर r इज द रेडियस. ठीक है, एंड सिक्स्थ वाला जो हमने आज डिस्कस किया इस वीडियो में, फॉर अ गिवन वायर इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज, तो किसी वायर के लिए अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका एरिया कम हो जाता है, और वाइस वर्सा अगर लेंथ कम कर रहे हैं तो एरिया बढ़ जाता है. एंड और एल्स यहां पे हम लिख देते हैं इट्स एरिया डिक्रीजेस बाय द सेम फैक्टर. तो जितने टाइम्स लेंथ बढ़ा उतने टाइम एरिया कम होगा, या जितने टाइम लेंथ कम हुआ उतने टाइम एरिया बढ़ेगा. सो इट डिक्रीजेस बाय द सेम फैक्टर एंड वाइस वर्सा. ऑलराइट, so of course you can pause the video and you can copy down the formula which will be used in solving the numericals of part A. So that's it for this video. हमने इस वीडियो में डिस्कस किया किसी एरिया, किसी वायर के लिए लेंथ और एरिया पे कैसा चेंजेस होता है. देन वी डिस्कस्ड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. फिर हमने डिस्कस किया द चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, एंड देन वी फाइनली डिस्कस द लास्ट थियरी टॉपिक ऑफ पार्ट ए, दैट इज सुपर कंडक्टर्स. तो एंड अलोंग विथ इट ये फॉर्मूले यहाँ पे लिख लिए जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल. ऑलराइट, सो अगर कुछ नहीं समझ में आया है यू मे वॉच द वीडियो अगेन. टेक्स्ट बुक जो थियरी पार्ट है पूरा हो गया है तो वो रीड करो. ठीक है, जो भी कुछ डाउट है टेक्स्ट बुक रीड करने में समझ में आ जाए. अगर फिर भी नहीं समझ रहा है, keep those doubts marked. We'll solve it in the live doubt solving lectures once the chapter gets completed. All right, in the next video we will be starting with the numericals. All right, so we'll stop this video right here. That's it. Thank you and bye bye.